हाय एवरीवन, क्या हाल है यार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और ये आपकी सेकंड वीडियो होने वाली है आपके 15 मिनट सीरीज के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड चैप्टर जो है आपके टर्म सेकंड का, उसे हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। पहली चीज, अगर आपको कोई टॉपिक मेरे से पढ़ना है, इफ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक, है ना, तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर मेरा नाम सर्च करेंगे लक्ष्य सर, और फिर आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। वहां से आपको वो चैप्टर जो है वो आपको मिल जाएगा, तो आप उसे स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडली, इस चैप्टर में हमारे पास पैटर्न सेम होने वाला है। पहले हम एक बार माइंड मैप पढ़ने वाले हैं, जिस माइंड मैप में हम एक बार गो थ्रू करेंगे कि अच्छा इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। तो इस तरीके से हम उसे कवर अप करने वाले हैं। और एक बार माइंड मैप करने के बाद फिर हम आएंगे आपके सेकेंड पॉइंट पे, जहां पे हम आपके जो लेक्चर हमने पढ़ा था, जो उसके नोट्स थे, उन नोट्स को हम एक बार गो थ्रू कर रहे होंगे। बिकॉज चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, नोट्स आपने बनाए हैं, तो वही नोट्स अगर आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से फील होगा वो टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पार्ट। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके माइंड मैप के साथ। और माइंड मैप आपसे क्या कहता है देखते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको कुछ चीजें बताई गई है कि यार पहले माइक्रोब्स का यूज क्या है हमारे लाइफ में। तो पहले उन्होंने डोमेस्टिकेशन बताया है, मतलब कि कैसे हाउस होल्ड में इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा इंडस्ट्री में बताया है। तीसरा फिर आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं ये, और मिथेनोजेंस, ये 4-5 क्या है, बायोगैस, ये 4-5 क्या है, इनके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन्होंने दे रखे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे डोमेस्टिकेटेड फूड से। शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसे जूम कर दूं तो आई थिंक अब आपको ये दिख रहा होगा, है ना। देखो, पहला क्या है, डोमेस्टिकेटेड के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। डोमेस्टिकेशन में क्या है, हाउस होल्ड में क्या इस्तेमाल होता है इसका। तो पहला आप देख पा रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस, है ना, जो क्या के LAB होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उनका इस्तेमाल होता है। किस चीज में इस्तेमाल होता है सर? उनका इस्तेमाल होता है आपके दही, दूध से दही बनाने में। तो आप ये प्रोसेस जानते होंगे कि यार आपके पास मिल्क होता है, मिल्क में आप LABs डालते हो, जो कि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस है ना, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक एसिड जो होगा वो ऐड होगा आपके मिल्क में, जिसकी वजह से जो आपके मिल्क में कैसीन नाम का प्रोटीन है ना, वो क्या होगा, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा। इट विल पार्शियली डाइजेस्ट जो है ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये जो मिल्क है ये कोएगुलेट करके फाइनली किसमें चेंज होगा, कर्ड में चेंज हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत आपको इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कहाँ पे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इसे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप दूध को दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ ना दूध, हमने बात की है चीज़ के बारे में, इडली के बारे में, डोसा के बारे में, मिल्क के बारे में, है ना, कुकीज़ के बारे में, बहुत बातें हमने की हैं। तो यहाँ पे पहले डिफाइन किसके बारे में किया गया है, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया के बारे में, विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। विटामिन B12 जो होता है वो एडिशन न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसमें, कर्ड में। तो दूध से अगर आप दही बना रहे हो तो दही में क्या होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे, जो कि है विटामिन B12, जो कि आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चेकिंग ऑफ डिसीज को चेक करने के लिए। ठीक है, आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो ये कुछ फायदे होते हैं किसके, विटामिन B12 के। तो ये हो गया आपके पास पहला वाला पार्ट, जिसमें आप दूध से दही बनाते हो। सेकंड, आपके पास केक, पेस्ट्री, इन सबको बनाने में इस्तेमाल होता है किसका, एक फंगस का। यहाँ पे बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वाला जो है इसमें क्या इस्तेमाल होगा, इसमें ईस्ट इस्तेमाल होगा। ईस्ट इज अ फंगस। कौन सी ईस्ट है, सैक्रोमाइसीटी सर्वेशिया, जिसे आप बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, और ना सिर्फ केक्स, पेस्ट्रीज, इसके अलावा हम एक टोडी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टोडी। इट इज द साउथ एरिया, ये साउथ की एक बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो इसको बनाया जाता है टोडी को। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी ईस्ट की मदद से फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती है। ये सारे प्रोसेस कौन से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन से आप पेस्ट्रीज वगैरह बना सकते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है चीज। और क्या बना सकते हैं सर, चीज बना सकते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माए जो है वो एक चीज है ना, इसकी फॉर्मेशन होती है। दो तरह की चीज आपने पढ़ी है, एक है स्विस चीज और एक है आपकी रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज जो होती है ये बनाई जाती है किसकी मदद से, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोपियोनी बैक्टीरियम। तो एक बैक्टीरिया की मदद से बनती है स्विस चीज, इस बात को याद रखना। आपकी जो चीज है वो दो तरह की है, एक तो है स्विस चीज और एक है आपकी रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज जो होती है फंगस से बनाई जाती है, और ये जो है बनाई जाती है एक बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये तीन क्या है, ये आपके हाउस होल्ड के फायदे हैं किसके, ईस्ट के। आई होप ये समझ में आ चुके होंगे। अब आते हैं इंडस्ट्रियल फायदों पे। कैसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है क्या, आपके माइक्रोब्स।
तो ये बात है आपके इंडस्ट्रीज के बारे में। पहला जो है वो है आपके पास दो फायदे हैं। इंडस्ट्री में आप माइक्रोब्स का दो तरीके से इस्तेमाल करते हो। पहला तरीका जो है वो है अल्कोहल फॉर्मेशन में या बेवरेजेस बनाने में, और दूसरा जो यूज होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे किसके साथ? पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके प्रोडक्ट के साथ, जैसे आपके बेवरेजेस के साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल में पहली बात आपको याद रखनी है कि इसमें कौन इस्तेमाल होती है? सेम ईस्ट इस्तेमाल होती है जो कि फर्मेंट की जाती है। कैसे? अनएरोबिकली। अनएरोबिकली इसको फर्मेंट करते हैं और ये हमें क्या देती है? अल्कोहल देती है। जिस अल्कोहल के बारे में आपको एक दो बातें पता होनी चाहिए वो मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, ये है। ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन कैसे होती है, बियर बनती कैसे है? बेसिकली ये बनती है किसी शुगर सोर्स से, किसी शुगर सोर्स। तो शुगर सोर्स क्या हो सकता है? आपके पास ग्रेन्स हो सकते हैं, बार्ले हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, ग्रेप्स हो सकते हैं। ठीक है, इनसे बनाई जाती है क्या? आपकी आपकी यहाँ पे ग्रेप्स लिख लो। इनसे बनाई जाती है क्या? आपकी वाइन और बियर। तो आप देख पा रहे हो कि ग्रेप्स की ईस्ट के थ्रू अगर हम फर्मेंटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगी वाइन और बियर। आपकी ग्रेप से वाइन मिलेगी और बार्ले से आपको बियर मिलेगी। ठीक है, फिर अब दिक्कत क्या है इसमें होती है? सिर्फ 7% अल्कोहल, इसमें सिर्फ 7% अल्कोहल होते हैं। तो इफ यू वांट कि यार इसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होना चाहिए तो आप क्या करोगे? इसको इसका डिस्टिलेशन कर दोगे। तो वाइन की डिस्टिलेशन से क्या बनती है? ब्रांडी बनती है, और बियर की डिस्टिलेशन से विस्की बनती है। इनमें होता है 30% से लेके 40% तक अल्कोहल होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने टारगेट वाले प्रोडक्ट को, या जो भी आपके पास, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका प्रोडक्ट है जो आप चाहते हो, है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप राइज कर देते हो एज कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अपने टारगेट वाले चीज की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन, जो इस्तेमाल की जाती है आपके अल्कोहल प्रोडक्शन के अंदर। बात आगे समझ में। अल्कोहल में सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। पहली बात कि अल्कोहल जो है उसमें कौन इस्तेमाल होता है? सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया, अनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और तीसरा क्या है? फर्मेंटेशन और फिर डिस्टिलेशन करवाई जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि आपके पास मेडिसिनल यूज, जिसमें आपने क्या बात करोगे? एंटीबायोटिक्स की। किसने बनाई थी एंटीबायोटिक? फर्स्ट एंटीबायोटिक इट वाज मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। इन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत ज्यादा लाखों लोगों की इन्होंने जान बचाई थी, है ना। ये कौन कौन सी डिसीज के लिए इफेक्टिव है, किस किस डिसीज से फाइट करती है? आपकी पेनिसिलियम जो होती है ये लेप्रोसी से फाइट कर सकते हैं, डिप्टेरिया से, वूफिंग कफ से और प्लेग से। 4 डिसीज हैं, लेप्रोसी, डिप्टेरिया, वूफिंग कफ और आपकी प्लेग। ठीक है, 4 डिसीज से ट्रीट कर सकते हैं। ये हो गया एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसने बनाई, है ना, और कौन कौन सी डिसीज को ट्रीट कर सकती है, ये कब इस्तेमाल की गई थी? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और कहाँ से बनाई जाती है पेनिसिलियम? तो एक नाम है फंगस का जो कि है, एक मोल्ड है पेनिसिलियम नोटेटम। इस वाले फंगस से जो है पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और पेनिसिलियम कौन है? ये जो है ये फंगस है। केमिकल में क्या होगा? सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब बनाए जा सकते हैं किसकी मदद से? माइक्रोब्स की मदद से। एंजाइम जैसे कि लाइपेज, पैक्टिनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये आपकी लॉन्ड्री में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, स्ट्रेन्स को रिमूव करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जूस को क्लैरिफाई करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एंजाइम्स वाला पोर्शन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है एंजाइम का नाम। एंजाइम का नेम क्या है, टाइप क्या है, क्या ये बैक्टीरिया है, क्या फिर ये फंगस है, कौन है, और इसका प्रोडक्ट क्या है, या हमें देते क्या है। तो ये टेबल आपको याद करनी है, स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बनाता है, एस्पैरेगस निगार्ड जो होता है ये आपका सिट्रिक एसिड बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम जो है वो आपका ब्यूटारिक एसिड, और आपका एसिटोबैक्टर जो है वो एसिटिक एसिड। ये तो सेम नाम है ना, तो आई थिंक ये नाम आप याद कर लेंगे। पहला तो आपको याद ही है, लास्ट भी आपको याद है, बस सेकंड और थर्ड आपको याद करना है। इसमें से बस कौन सा फंगस है, ये फंगस है। तो ऑप्शन आ सकता है ये 4 नाम दे देगा आपको, कहेगा कौन सा वाला इनमें से बैक्टीरिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा हमारा, है ना। तो ऐसे सवाल जो है इस पे बन सकते हैं। एक और लिस्ट है किसके, ये एंजाइम्स की। इसमें ये क्या है, ये आपके ये एंजाइम्स है, किससे मिलते हैं, है ना, कौन से हमें माइक्रोब से मिलते हैं, टाइप ऑफ माइक्रोब, और इनका प्रोडक्ट क्या है। तो वही सेम बातें यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। जाइमेज जो होता है किसमें होता है, सैक्रोमाइसिटी सर्वेशिया में, जो इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पैक्टिनेज जो होता है ये प्रोटीन फाइबर्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था जूस, अगर आप पैकेट्स का जूस पियेंगे और आप अपने घर पे मैंगो जूस बनाएंगे तो मैंगो जूस में आपके मुंह में बहुत सारे फाइबर्स आएंगे, है ना, लेकिन जूस की बॉटल में नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज वहाँ पे ये वाला एंजाइम जो होता है वो ऐड किया जाता है, पैक्टिनेज, जो कि उसके फाइबर्स को कन्वर्ट कर देता है सिंपली न्यूट्रिएंट्स के अंदर। नेक्स्ट है लाइपेज, जो कि लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है। जो आपके डस्ट पार्टिकल, जैसे आपकी शर्ट पे कुछ दाग लग गया तो उस केस में लाइपेज जो होता है क्या करता है, वो
फैट के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देता है। तो उस केस में जो आपका दाग लगा हुआ है उसको इमल्सीफाई कर देगा और फिर वो दाग छूट जाएगा इस तरीके से। तो लाइपेज का इस्तेमाल होता है लॉन्ड्री के अंदर। और लास्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो ब्लड के अंदर इस तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लॉट्स वगैरह फॉर्म होते हैं, तो उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है कौन, आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम आई होप मैंने आपको लिख के दिए हैं, तो आप याद कर लेंगे इसको, है ना। ओके तो हमारे पास सारे के सारे इंडस्ट्रियल यूज खत्म होते हैं, है ना। लास्ट है आपके पास बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका साइक्लोस्पोरिन, जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट है। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, साइक्लोस्पोरिन का, ठीक है। स्ट्रेन ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो गया आपके पास, है ना। तो ये एग्जांपल्स हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कौन कंट्रोल करता है, आपका स्टैटिन, ठीक है। तो ये 2-3 एंजाइम्स है जिसके नाम आप प्लीज याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे काफी सारे सवाल आते हैं, है ना। याद रखना, बिना पीवाईक्यूज लगाए एग्जाम में नहीं बैठना है। तो इस चैप्टर के पीवाईक्यूज मैंने बना रखे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाके देखना उसको, है ना। और दूसरी बात, आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार इस चैप्टर में कोई चीज ऐसी है जो मुझे नहीं आती, तो सिंपली रात का समय आज बफर में रखो, ताकि रात को जाकर उस वन शॉट के, जो आपको मैं नीचे लिंक दूंगा प्लेलिस्ट की, उसमें आप जाओ, वन शॉट चैप्टर खोलो, उसमें से वो टॉपिक जो आपको नहीं आता उसे कंप्लीट कर लो, उसे रात को बैठ के पढ़ लो। तो इससे एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमारे पास आ रहा होगा। और कल जब एग्जामिनेशन में आज जब हम जा रहे होंगे ना, तो हमारे अंदर एक खुशी लगेगी कि यार हमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, हमने क्वेश्चंस लगा रखे हैं, अब पेपर को आन दो, अब मजा आएगा करने में, है ना। तो इसके लिए आपको ये कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा हार्डवर्क आज रात का लगा लो, है ना। फिर परसों तो नया सवेरा आने वाला है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, फ्लो इन द चार्ट। आपके चैप्टर चार्ट, आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर एक चार्ट दिया हुआ है, वहां पे आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा चार्ट सिखा रखा है। तो इसमें होता है क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आपके पास इस तरीके से पूरी जो होती है, कुछ ऐसा होता है जिसमें आपके पास पहले क्या होता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे आप सेडिमेंटेशन करते हो या फिल्ट्रेशन करते हो, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें आप अलग कर लेते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप आगे भेज देते हो। फिर इसी प्राइमरी के अंदर क्या लगा होता है, इस तरीके से एक टैंक होता है जिसे आप कहते हो सेडिमेंट्री टैंक। यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो जाएंगे, और फिर जो आगे जो पास होगा वो कौन है, वो है आपका इफ्लुएंट। अब इफ्लुएंट कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके सेकेंडरी वाले के अंदर। ये आपका सेकेंडरी प्लांट है, जिसमें आपके बड़े बड़े इस तरीके से कुछ टैंक्स होते हैं, है ना। पहले वाले को आप कहते हो एरेशन टैंक, एरेशन टैंक। दूसरे वाले को आप कहते हो सेटलिंग टैंक, ठीक है। और तीसरा वाला जो है ये आपका है, ये आपका है अनएरोबिक डाइजेस्टर टैंक। यहाँ पे आएगा इफ्लुएंट सेक्टर, ये आपका इफ्लुएंट है यहाँ पे इस जगह पे जो आ चुका है। यहाँ पे आपके फ्लॉक्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको लिखवाई थी, है ना, इन टर्म्स को प्लीज याद रखना, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया के मास का और फंगस के फिलामेंट का एसोसिएशन है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इस तरीके से फिर इसमें पास होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा, इसको पास कर देंगे, यहाँ से क्या बनेंगे, मैन्योर्स बनेंगे। पूछते हैं कि बताओ इस पूरे चार्ट के अंदर क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में ऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट हो रहा है। जी हाँ, ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है। क्या इनऑर्गेनिक वेस्ट डाइजेस्ट हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे इनऑर्गेनिक वेस्ट भी डाइजेस्ट हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिकली माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसमें एरोबिक माइक्रोब्स जो है काम कर रहे हैं, और इसमें अनएरोबिक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या बनता है, मैन्योर बन सकता है इसमें, जो कि यूज किया जाता है किसमें, आपके बायोगैस की तरह। इसमें आपकी गैस बनती है, CH4 बनती है, H2S बनती है, तो ऐसी कुछ गैसेस बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो यह होता है आपका कौन सा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट। तो मैंने पूरा प्लांट आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस से, कुछ टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लॉक्स जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। इन टर्म्स का मतलब बिल्कुल याद रखना, ठीक है। फ्लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। आपके इफ्लुएंट क्या होता है, ठीक है। आपके एरेशन टैंक, 3 टैंक के आपको नाम याद करना है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं। वो टर्म्स आप ध्यान से एक बार देखना लेक्चर में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं इसमें, तो क्या क्या दे रखा है आपके पास, सीवेज में दे रखा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं किस पे, बायो फर्टिलाइजर्स पे। इसमें क्या होगा, यूज इन स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और आपके नॉस्टॉक एनेबेना और एजो स्पिरुलम जो है, इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो इसमें बायो फर्टिलाइजर्स के। क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, देखो आपको पता होना चाहिए कि यार बहुत पहले ना ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जहाँ पे प्लांट्स को मतलब बहुत अच्छे से हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, क्रॉपिंग हमें इतने अच्छे से आ नहीं रही थी, फार्मिंग नहीं आ रही थी। तो इस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया,
है ना। और उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर्स को इंट्रोड्यूस कराया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो इनकी मदद से हमने क्या किया, हमने अपनी फार्मिंग को ग्रो किया। लेकिन उससे क्या होता है, उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, किससे, फर्टिलाइजर से। तो हमने क्या किया, हमने बायो फर्टिलाइजर्स बनाए। बायो में किसका इस्तेमाल करते हो आप, इनका इस्तेमाल करते हो, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हो इसमें, ठीक है। तो माइक्रोब्स की मदद से आपने फर्टिलाइजर्स डेवलप किए, जिससे क्या की जा सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, ठीक है। बट बायो फर्टिलाइजर्स में आपके नॉस्टॉक, एनोबेना, स्पेरुलिना, ये जो है ये 3 आते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये किसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो सवाल है कि बताओ, कोई एग्जांपल दो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है। नॉस्टॉक, एनोबेना, एजो, स्पिरुलिना जो होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसको ध्यान से देखिए। देखो ये लास्ट वाला टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सवाल आ सकता है इनसे, प्रोबेबिलिटी है, मगर जो मोस्ट करके जाने आपको, मस्ट है जो, वो कौन है, वो आपका फर्स्ट वाला है डोमेस्टिक, दूसरा है इंडस्ट्रियल, तीसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये 3 तो आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जो कि आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स है, जैसे कि आपके एग्जांपल है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो क्या करता है, इसके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स को आप पानी में मिलाते हो, पानी में मिला के आप इसे छोड़ देते हो। ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके पास एक जीन होता है, क्राई प्रोटीन होता है, जो क्राई प्रोटीन कैसा है, टॉक्सिक होता है ना। तो क्या करते हैं हम, इसके स्पोर्स लेते हैं, स्पोर्स को हम डालते हैं किसमें, पानी में, पानी को स्प्रे कर देता है किसके ऊपर, आपके क्रॉप के ऊपर, जिससे क्या होगा, कोई इंसेक्ट अगर वहां पे होगा तो वो इंसेक्ट जो है वो इनसे मर जाएगा। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा, और फिर आपके पास न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, है ना, जो कि आपका बैक्यूलो वायरस होता है। तो ये 3 चीजें क्या है आपके पास, ये 3 आपके बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। इससे मतलब आप जो भी आपके पेस्ट होते हैं या फिर जो भी आपके इंसेक्ट होते हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी पॉल्यूशन क्रिएट किए, ठीक है। ये होते हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट। और लास्ट कौन है आपके, मिथेनोजेंस, जो कि आपके बायोगैस में हमने डिस्कस किया था। कहाँ किया था हमने, बायोगैस में इसको हमने डिस्कस किया था। बायोगैस में क्या होता है, मिथेनोजेंस आते हैं, है ना, मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि किसमें इस्तेमाल होते हैं, आपका एक डायग्राम था, वो डायग्राम आपको आना चाहिए। लाइक दिस इज व्हाट वी हैव द टैंक हियर, यहाँ पे आपकी स्लरी आती है, स्लरी, ठीक है। और यहाँ पे स्लज होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्लज, ठीक है। स्लरी क्या होता है, गोबर प्लस वाटर, गोबर प्लस वाटर। तो इसको आप इस तरीके से अंदर डालते हो। यहाँ पे क्या होता है, ये 10 फीट गहरा टैंक होता है। तो इसमें कैसी कंडीशन होती है, अनएरोबिक, अनएरोबिक कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे आपके होते हैं मिथेनोजेंस, है ना। और गोबर तो हमने डाल ही दिया है, तो गोबर इज अ रिच सोर्स ऑफ मिथेनोजेंस प्लस में अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, है ना। एक काउ जो होती है उसमें क्या होता है, उसके पेट में ना सेलुलोज जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो गोबर के साथ साथ बाहर आ जाता है। और गोबर में क्या होते हैं, मिथेनोजेंस भी होते हैं। तो ये हम यहाँ पे डालेंगे, और गोबर के अंदर जो सेलुलोज है उसका और मिथेनोजेंस की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, मिथेन गैस बनेगी। और मिथेन गैस जो है ऊपर की तरफ रिलीज हो जाती है, जिसको हम आगे जाके ऐसे कंप्रेसर के थ्रू आपके हाउस होल्ड घरों के अंदर भेज देते हैं, ताकि उससे फ्लेम्स वगैरह से हम यूज कर सकें, ठीक है। एक सवाल बन सकता है कि बताओ ये मिथेनोजेंस पाए कहाँ जाते हैं, तो ये रूमिनेंट में पाए जाते हैं। रूमिनेंट मतलब जो आपके काउ कैटल्स होती है ना, कैटल्स का जो स्टमक होता है, वहाँ पे रूमिन एक स्टमक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा और कहाँ पाए जा सकते हैं मिथेन गैस, तो मिथेन गैस एक बायोगैस में बनती है, और एक कहाँ बनती है, एक बनती है आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो 2 जगहों पे आपकी मिथेन गैस जो है वो फॉर्म होती है। ये सवाल आ सकता है आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट वॉज जस्ट अ रिवीजन, तो आपको रिवीजन हो गई होगी इस वाले पार्ट की। अगर लगता है कि कोई टॉपिक यार मुश्किल है या नहीं आया समझ में, तो सेम थिंग आई टोल्ड यू कि आज रात का थोड़ा सा बफर निकालिए, है ना। बोर्ड के लिए इतना तो हम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका बफर निकालिए आज रात के लिए, और रात को फिर बैठ के पढ़िए उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए जो आपको बैकलॉग आपका रह रहा है, ठीक है। बाकी आपके सेशंस जो है ये 15 मिनट्स वाले और सेशन सभी आपके आ जाएंगे। तो 15-15 मिनट निकाल के इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, है ना। और जो आपको लग रहा है कि यार ये मुझे नहीं आता है, तो उसको एक चेकलिस्ट बना के लिख लीजिए साथ साथ में, और फिर उसको रात को आप पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे अगर आप स्टडी करेंगे तो आपका टाइम इफेक्टिव होगा, टाइम कम लगेगा आपको, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई मेरे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर।